बैड बैंक बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक कोई अलग बैंक नहीं होता, बल्कि एक संरचना यानी कि मैकेनिज्म है। इसका काम है बैंकों के खराब लोन एनपीए को खरीदना, फिर उन्हें रिकवर यानी कि बेचना। बैंकों का कचरा बैड लोन हटाकर उन्हें साफ करना। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए जब कोई बोरोवर 90 दिन तक लोन नहीं चुकाता तो वह लोन एनपीए बन जाता है। भारत में बैड बैंक कौन है? भारत में यह काम करती है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL बैंकों से बैड लोन खरीदती है। इंडिया डेब्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL इन लोन को बेचने रिसॉल्व करने का काम करती है। दोनों मिलकर बनाते हैं बैड बैंक स्ट्रक्चर। यह संरचना क्यों बन गई? भारत में एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पुराने उपाय ARC, IBC पूरी तरह इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए बजट 2021 में यह व्यवस्था लाई गई। यह काम कैसे करती है? तो स्टेप 1 NARCL बैंकों से बैड लोन खरीदता है। स्टेप 2 पेमेंट कैसे होता है? 15% कैश, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट SRS। सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या है? SR क्या है? यह एक प्रमाण सर्टिफिकेट होता है जो दिखाता है कि आपने किसी बैड एसेट्स में हिस्सा खरीदा है। जब एसेट्स रिकवर बेचा जाएगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। IDRCL का काम खरीदे गए एसेट्स को मार्केट में बेचने की कोशिश, रिकवरी मैक्सिमम करना। सरकारी गारंटी, सरकार ने 30,600 करोड़ की गारंटी दी है। अगर एसेट्स नहीं बिकता, कम कीमत पर बिकता है तो सरकार नुकसान कवर करेगी। यह गारंटी 5 साल के लिए है। ओनरशिप, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर NARCL में PSB पब्लिक सेक्टर बैंक 51%, IDRCL में प्राइवेट सेक्टर 51%, PSB प्लस FI 49% है। तो बैड बैंक एनपीए सफाई, NARCL खरीदता है, IDRCL बेचता है। पेमेंट 15% कैश प्लस 85% SR और गवर्नमेंट गारंटी 30,600 करोड़ और बजट 2021। तो NARCL खरीदता है, IDRCL बेचता है। बैड बैंक क्या है? बैड बैंक एक ऐसी व्यवस्था है जो बैंकों के खराब लोन एनपीए को अपने पास ले लेती है और उनकी वसूली रिकवरी करती है। तकनीकी रूप से यह एआरसी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करता है। यह क्या काम करता है? बैंक से बैड लोन खरीदना, उनका मैनेजमेंट करना, बाद में ज्यादा से ज्यादा रिकवरी करना। यह नया लोन नहीं देता, डिपॉजिट भी नहीं लेता। यह कैसे काम करता है? बैंक के पास खराब लोन एनपीए है, बैड बैंक उसे कम कीमत पर खरीदता है, बोरो से रिकवरी करता है या एसेट्स बेचता है। लक्ष्य जितना हो सके पैसा वापस लाना। क्यों जरूरत पड़ी? भारत में एनपीए बहुत ज्यादा हो गए थे, बैंक का प्रॉफिट घट रहा था, लेंडिंग यानी कि लोन देना रुक रहा था, इसलिए बैड बैंक लाकर बैंकों की बैलेंस शीट साफ करने की कोशिश की गई। बैड बैंक के फायदे क्या है? बैंकों को राहत, खराब लोन हट जाते हैं, बैंक स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, लेंडिंग बढ़ती है, बैंक फिर से नए लोन देना शुरू कर सकते हैं, बैलेंस शीट सुधरती है, एनपीए कम होने से फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती है। बैड बैंक के अनुसार टैक्स पेयर पर बोझ, अगर रिकवरी नहीं हुई तो नुकसान सरकार और करदाता उठाते हैं। मोरल हजार्ड, बैंक क्लियरलेस हो सकते हैं, सोचेंगे बैड लोन तो बैड बैंक ले जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, असली समस्या गलत लैंडिंग या पॉलिटिकल इंटरफेस। जब तक यह ठीक नहीं होगा एनपीए फिर नहीं बनेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर बैड बैंक एसेट्स बेचने में फेल हो जाता है, पूरी योजना फेल हो सकती है और बर्डन टैक्स पेयर पर आ जाएगा। आगे की राह,
पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधार जरूरी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सही लैंडिंग नॉर्म्स, राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना, तभी एनपी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगी। तो बैड बैंक एनपीए सफाई है। लोन खरीदता है डिस्काउंट पर, रिकवरी करता है, बैंक की बैलेंस शीट सुधरता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो आसान ट्रिक, बैड बैंक बैंक का डिस्टी डस्टबिन और रिकवरी रिकवरी अगेंस्ट है। एफआरबीएम क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। एफआरबीएम एक्ट एक कानून है जिसका उद्देश्य सरकार के खर्च एक्सपेंडिचर को नियंत्रित करना, घाटा यानी कि डेफिसिट को कम करना, अर्थव्यवस्था में फिस्कल डिसिप्लिन लाना। तो बनाया गया 2003 में, लागू हुआ 2004 में। एफआरबीएम की जरूरत क्यों पड़ी? 1997-98 के बाद भारत में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट तेजी से बढ़ा, इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए यह कानून लाया गया। एफआरबीएम का मुख्य उद्देश्य फिस्कल डेफिसिट कम करना, रेवेन्यू डेफिसिट कम करना, पब्लिक डेब्ट यानी कि सरकारी कर्ज नियंत्रित करना, बजट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। एनकेसी समिति में सरकार ने एफआरबीएम की समीक्षा के लिए यह समिति बनाई। एनके सिंह के नेतृत्व में समिति की मुख्य सिफारिश, डेबिट जीडीपी रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ सरकारी कर्ज जीडीपी का 60% होना चाहिए, केंद्र सरकार 40% और राज्य सरकार 20%। नया फिस्कल फ्रेमवर्क, पुराने फ्रेम यानी कि एफआरबीएम एक्ट को मॉडिफाई रिप्लेस करने की सलाह, फिस्कल टारगेट तय करने के लिए फिस्कल काउंसिल बनाने की सिफारिश, फिस्कल क्लोज, स्कैप क्लाउज, एक्सपेंशन। कुछ खास स्थिति में टारगेट बदला जा सकता है, युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा, प्राकृतिक आपदा, कृषि संकट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में छूट, बड़े सुधार जैसे रिफॉर्म के समय फिस्कल टारगेट थोड़े रिलैक्स किए जा सकते हैं। डेफिसिट टारगेट, रिवेन्यू डेफिसिट को धीरे धीरे कम करने की सलाह, हर साल 0.25 की कमी। टारगेट 2.05% से 1.8% से 1.55%। आगे चलकर फिस्कल डेफिसिट को 0.8% तक लाने का सुझाव है। सिफारिशें क्यों महत्वपूर्ण है? डेब्ट लिमिट है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है, इंटरनेशनल एजेंसी रेटिंग एजेंसी का ट्रस्ट बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होते हैं। अगर डेब्ट जीडीपी ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमी रिस्क हो जाती है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? फिस्कल डेफिसिट, कुल खर्च माइनस कुल आय यानी कि बोरोइंग को छोड़कर कुल आय। रिवेन्यू डेफिसिट, कुल खर्च में घटाना है कुल आय को बोरोइंग को छोड़कर। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से कम है। लिमिटेशन प्रॉब्लम, टारगेट अचीव करना मुश्किल, पॉलिटिकल प्रेशर, पेंडेमिक जैसे स्टेशन में टारगेट टूट जाते हैं। इजी ट्रिक, एफआरबीएम फिस्कल डिसिप्लिन का नियम, 60% डेब्ट रूल, 40 सेंट्रल प्लस 20 स्टेट। संतुलन बीओपी क्या है? किसी देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित समय जैसे एक साल में हुए सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इसमें शामिल होता है माल गुड्स का व्यापार, सेवा सर्विस, निवेश, एफडीआई एफपीआई, ऋण लोन और ट्रांसफर यानी कि रिमिटेंस। आसान भाषा में देश में पैसा कहाँ से आया और कहाँ से गया पूरा हिसाब जो है वो किसमें आता है? बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। बीओपी के मुख्य घटक क्या है? चालू खाता करेंट अकाउंट, यह दिन प्रतिदिन के लेन देन को लिखा जाता है यानी कि हर दिन का लेन देन होता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, पहला दृश्य विजिबल और दूसरा अदृश्य इनविजिबल। तो पहला दृश्य है, उसमें गुड्स आएगा, गुड्स में क्या आएगा? निर्यात एक्सपोर्ट और आयात इंपोर्ट। तो निर्यात एक्सपोर्ट होगा और आयात जो है इंपोर्ट होगा। इसे ही व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं निर्यात और आयात को। मतलब जिसे हम देख सकते हैं
जिसे हम आयात निर्यात कर सकते हैं, उसे व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अदृश्य इनविजिबल सेवा जैसे आईटी, टूरिज्म, आया आय जो है उसमें इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रेषण, रिमिटेंस यानी एनआरआई द्वारा भेजा गया पैसा, ये सब। भारत में अक्सर गुड्स में घाटा होता है, सर्विस में अधिशेष, आईटी सेक्टर तो इसमें अधिशेष होता है, तो घाटा किसमें होता है? गुड्स में होता है। पूंजीगत खाता, पूंजी खाता और वित्त खाता, कैपिटल और फाइनेंस अकाउंट, यह निवेश और पूंजी प्रवाह को दिखाता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, फॉरेन पोर्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बैंकिंग पूंजी। आसान भाषा में विदेश से पैसा निवेश के रूप में आना जाना ही क्या आता है? पूंजी खाता में या वित्त खाता में आता है। यानी कि विदेश में कोई पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसमें आएगा? पूंजी खाते में आएगा। त्रुटियां और चूक, कभी कभी डेटा पूरी तरह सही नहीं होता है, इस इम्बैलेंस को जस्ट करने के लिए यह आइटम रखा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, अगर बीओपी में घाटा अधिवेश होता है तो घाटा रिजर्व से पैसा लिया जाता है और अधिशेष में रिजर्व का पैसा बढ़ता है। बीओपी संतुलन, बैलेंस, बीओपी हमेशा अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस रहता है, क्योंकि करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस ईरर यानी कि जीरो। घाटा और अधिशेष, बीओपी घाटा डिफिशिएट, बीओपी घाटा डेफिशिएट होता है जब देश से पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा हो तो रुपये की कीमत गिरती है, विदेशी मुद्रा कम होती है, इसे ही डेफिसिट कहते हैं। बीओपी अधिशेष, सरप्लस, देश में पैसा ज़्यादा आ रहा हो, प्रभाव, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, मुद्रा मजबूत होती है, तो पैसा अगर आता है तो उसे सरप्लस, और जाता है और कम होता है, घाटा होता है तो डेफिशिएट। बीओपी संकट, क्राइसिस, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो जाए, आयात करने के लिए पैसा न बचे, तो विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम हो जाता है और आयात के लिए पैसा अगर नहीं बचता है तो उदाहरण भारत का 191 आर्थिक संकट, तो 1991 में आर्थिक संकट आया था, तो विदेशी मुद्रा भंडारण बहुत कम हो जाता है, आयात करने के लिए भी पैसा नहीं बचता है। बीओपी अभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड है। करेंट अकाउंट, गुड्स प्लस सर्विस प्लस इनकम प्लस ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लो आता है। डेफिसिएट, फॉरेक्स गिरता है यानी कि पैसा कम हो जाता है। सरप्लस, फॉरेक्स बढ़ता है यानी कि पैसा ज़्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्टकट ट्रिक में अगर याद करें तो कैश से, सी से करेंट अकाउंट, ए से कैपिटल अकाउंट, एस से स्टैटिस्टिकल एरर और एच से होल्डिंग फॉरेक्स सर्विस। फॉल टैक्स क्या है? विंडो फॉल टैक्स वह टैक्स है जो सरकार किसी कंपनी, उद्योग के अचानक, अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मुनाफे, सुपर प्रॉफिट्स पर लगती है। यानी ऐसा लाभ जो कंपनी ने अपनी मेहनत से नहीं बल्कि बाहर कारणों जैसे कि युद्ध, कीमत में अचानक वृद्धि से कमाया हो। मान लो तेल कंपनी पहले 100 रुपए का तेल बेच रही थी, अचानक युद्ध के कारण कीमत 150 हो गई, कंपनी का मुनाफा बहुत बढ़ गया बिना अतिरिक्त मेहनत। सरकार कहती है यह एक्स्ट्रा प्रॉफिट 50 आपका नहीं है, इसमें जनता का भी हिस्सा है, तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर एक्स्ट्रा विंडफॉल टैक्स लगेगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? विंडफॉल टैक्स कहते हैं। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? बिना अतिरिक्त निवेश मेहनत मिले, बाहरी घटना, वार हो गया, क्राइसिस हो गया, तो इन सबसे अस्थायी टेम्पररी हो तो इसे अनपेक्षित लाभ, अनएक्सपेक्टेड गेन भी कहते हैं। विंडफॉल टैक्स क्यों लगाया जाता है? आय का पुनर्वितरण, कंपनियों का एक्स्ट्रा प्रॉफिट सरकार देती है, सरकार गरीब जनता पर खर्च करती है। महंगाई नियंत्रण, जब कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाती है, कीमत बढ़ती है, टैक्स लगाकर सरकार उन्हें नियंत्रित करती है। सामाजिक न्याय, संकट जैसे युद्ध, महामारी में कुछ कंपनियां ज्यादा कमाती हैं, इसलिए समाज के हित में उनका प्रॉफिट शेयर किया जाता है। किन सेक्टर में ज्यादा लागत है? तेल और गैस कंपनी, खनन यानी कि कोयला और माइनर्स, ऊर्जा क्षेत्र, इनकी कीमतें ग्लोबल इवेंट से तेजी से बदलती हैं।
हाल का उदाहरण, रूस यूक्रेन के कारण तेल की कीमत बढ़ी, तेल कंपनी को भारी मुनाफा हुआ, कई देश भारत सहित ने डिफॉल्ट टैक्स लगाया है। फायदा, सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है, सामाजिक कल्याण योजना के लिए पैसा, असमानता कम करने में मदद, उपभोक्ताओं को राहत। नुकसान, निवेश में कमी, कंपनी डरती है कि भारतीय भविष्य में भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। अनिश्चितता, टैक्स अचानक लगाया जाता है, बिजनेस प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। परिभाषा की सफलता, कितना प्रॉफिट डिफॉल्ट है तय करना कठिन हो जाता है। अल्पकालिक, ये स्थायी समाधान नहीं है। मुख्य उद्देश्य, बाजार में निश्चितता, टैक्स सिस्टम प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। डिफॉल्ट टैक्स अचानक आता है, रिस्क बढ़ता है। राजनीतिक प्रकृति, कई बार यह डिसीजन पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए होता है। निवेश पर असर, भविष्य में निवेश घट सकता है। निष्कर्ष, विंडफॉल टैक्स एक संकट के समय उपयोगी टूल है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। सही बैलेंस जरूरी है, कंपनियों को डिस्करेज न किया जाए और जनता को भी लाभ मिले। तो एक लाइन में, विंडफॉल टैक्स जो वह कर है जो सरकार द्वारा कंपनियों को अप्रत्याशित अतिरिक्त लाभ पर लगाया जाता है, जो बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। PMKVY क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। PMKVY भारत सरकार की एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। क्या है? एक स्किल्स डेवलपमेंट स्कीम है। शुरू जो हुआ था 2015 में हुआ था। मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE। लागू करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। मुख्य उद्देश्य, युवाओं को रोजगार योग्य कौशल देना, एम्प्लॉयबल स्किल्स देना। यानी कि कहीं कोई उद्यम है और उसके लिए उनको वर्कर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके हिसाब से स्किल्स प्रोवाइड करना, वहाँ के जो युवा हैं उनको। बेरोजगारी कम करना, यानी कि रोजगार नहीं है तो युवाओं को रोजगार चाहिए, तो इससे क्या होगा, वो फैक्ट्री होगा या फिर जो भी प्लांट होगा उसके हिसाब से अगर स्किल्स दे दिया जाए तो प्लांट वालों को और फैक्ट्री वालों को भी फायदा होगा, उनको एम्प्लॉय मिल जाएगी और युवाओं को भी रोजगार मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बेरोजगारी कम होगा। स्किल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा। तो ये क्या करेगा? स्किल्स इंडिया मिशन को पूरा करने में मजबूत करेगा। PMKVY का लक्ष्य क्या है? 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना। तो 2022 तक कितने? 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना। कितने लोगों को? 40 करोड़ लोगों को। तो सबसे पहले इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग होगा, फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, रोजगार होगा, प्लेसमेंट होगा, फिर रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार से फिर ये क्या था? PMKVY 1.0 2015-16। तो ये पहला स्टेज था इसका, 2015 में हुआ था। 2015-16 एक साल चला। कब तक? 15 जुलाई 2015 वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के दिन शुरू किया गया था, 15 जुलाई को 2015 में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विशेषता क्या था? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, यानी कि कम समय में ट्रेनिंग दिया जाएगा। मॉनेटरी रिवार्ड, फिर उनको इनाम भी मिलेगा। रिकॉग्निशन ऑफ पेरियर लर्निंग, RPL। तो पेरियर लर्निंग यानी कि जिसकी ज़रूरत है वो वाला लर्निंग किया जाएगा। लगभग 19.85 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। 19.85 लोगों को क्या दिया गया था? ट्रेनिंग दिया गया था। 19 तो फर्स्ट स्टेज में क्या किया गया था? 2015 में 19.85 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था और सब मिलाकर 40 जो है 40 कितना था? 40 करोड़। हाँ, तो 40 करोड़ लोगों को देना था। उसमें से कितने को मिला है? अभी 19.85 को दिया गया है फर्स्ट में। अब फिर आता है सेकेंड, PMKVY 2.0। तो 2016 से 2020 तक 4 साल चला था। 2015-16 एक साल चला था, फिर 2016 से 21 तक ये 4 साल चला था। 12,000 करोड़ बजट दिया गया था। तो बजट कितना हो गया था? 12,000 करोड़ रुपए बजट दिया गया था। अब क्योंकि ये 4 साल के लिए है तो 12,000 करोड़ रुपए जो है दिया गया था। एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 भागों में लागू किया गया था। CSCM, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेजमेंट।
यानी कि सेंट्रल के द्वारा लागू किया जा रहा है और मैनेजमेंट भी कौन करेगा, सेंटर ही करेगा। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल मैनेजमेंट, सेंटर ही जो है इसका शुरू करेगा और सेंटर ही इसका मैनेजमेंट भी करेगा। फिर क्या आता है, एनएसडी द्वारा, एनएसडी नेशनल नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, 75% फंड दिया जाएगा। तो केंद्र के द्वारा कितना, 75% जो है फंड दिया जाएगा। SSM तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेजमेंट। अब सेंट्रल मैनेजमेंट में क्या होगा, 75% दिया जाएगा और इसमें स्टेट मैनेजमेंट में 25%। तो स्टेट वाले जो होंगे वो 25% फंड देंगे। स्टेट वाले, राज्य वाले कितने देंगे, 25% देंगे। तो इसमें जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेजमेंट को 75%, यानी कि सेंट्रल द्वारा जो है स्पॉन्स लिया जाएगा और मैनेजमेंट भी सेंटर के द्वारा किया जाएगा तो 75%, और सेंटर के द्वारा जो है स्पॉन्स दिया जाएगा लेकिन स्टेट मैनेजमेंट करेगा तो स्टेट के द्वारा 25% दिया जाएगा। उपलब्धि 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग। तो 1.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग मिला था। एक साल जब हुआ था 2015 में तो वो 19.85 लोगों को दिया गया था। इसमें मतलब करोड़ लोगों को दिया गया था और इसमें 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को दिया गया है। अब क्या होगा, तीसरा स्टेज आएगा 2020 से 21। तो कवरेज किया जाएगा, 717 जिले को कवरेज किया गया है। PMKVY में कितना, 700 लोगों को क्या किया गया है, 717 जिलों को कवरेज किया गया है। 717 जिलों को क्या किया गया है, कवरेज किया गया है। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। फोकस एरिया इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स, डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग, लोकल जॉब्स, वोकल फॉर लोकल। नई विशेषता, बॉटम अप अप्रोच, जिले से योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट स्किल्स कमेटी की भूमिका, स्किल्स गैप एनालिसिस किया जाएगा। तो इसमें क्या है, बॉटम अप अप्रोच, जिले से योजना बनाना शुरू होगा। तो पहले जांच किया जाएगा कि जिले में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद ऊपर तो बॉटम से अप्रोच। डिस्ट्रिक्ट स्किल्स कमेटी DSC की भूमिका होगी। तो डिस्ट्रिक्ट में चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से जो है कमेटी तैयार होगी, उसकी भूमिका होगी। स्किल्स गैप एनालिसिस, तो स्किल्स में इतना गैप क्यों आ रहा है, इतने पैसे इतने बजट लगने के बावजूद भी क्यों लोगों को उस हिसाब से जो है स्किल्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रही है ज़्यादा लोगों को, ये चेक किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। PMKVY की मुख्य विशेषता, फ्री स्किल्स ट्रेनिंग है, फ्री में दिया जाता है, स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंसेंटिविटीज तो कुछ केस में होगा। और रिकॉग्निशन ऑफ पेरियर लर्निंग RPL, इंडस्ट्रियल लिंकेज प्लेसमेंट फोकस होगा। तो इंडस्ट्रियल लिंकेज प्लेसमेंट क्या होगा, फोकस होगा। योजना क्यों जरूरी है, भारत में युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो भारत में क्या है, युवाओं का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। स्किल्स गैप, इंडस्ट्री वर्सेस एजुकेशन मिसमैच होगा। बेरोजगारी कम करने में मदद, तो जरूरी ये है कि जिस हिसाब से स्किल्स होता है उस हिसाब से काम नहीं होता और काम होता है उस हिसाब से स्किल्स नहीं होता, तो मिसमैच हो जाता है, तो उसे खत्म करना है ताकि रोजगार दिया जा सके। बेरोजगारी कम करने में मदद, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट, तो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को क्या होगा, सपोर्ट दिया जाएगा। चुनौती, क्वालिटी ट्रेनिंग की कमी, प्लेसमेंट रेट कम, फेक ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल्स मिसमैच, मॉनिटरिंग वीक, ये सब चुनौती होगी। सुधार के उपाय क्या है, ट्रेनिंग क्वालिटी सुधारना, इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार कोर्स, प्लेसमेंट ट्रैकिंग मजबूत करना, डिजिटल स्किल्स पर ज़्यादा फोकस, तो डिजिटल स्किल्स पर क्या होगा, ज़्यादा फोकस करना होगा। PMKVY 2015 में शुरू हुई स्किल्स डेवलपमेंट स्कीम है। MSDE के अंतर्गत NSDC द्वारा लागू होती है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देना। PMKVY 2.0 में CSCM+ CSSM मॉडल अपनाया गया। PMKVY
3.0 में इंडस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड और डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग पर फोकस है। आरआरबी क्या है? आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक ऐसे बैंक हैं जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए हैं। स्थापना 1975 में हुआ था और कानून जो है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में आया। उद्देश्य किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों को सस्ता ऋण लोन देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरआरबी की खासियत क्या है? नेचर। आरआरबी में 3 प्रकार की विशेषता मिलती है: कमर्शियल बैंक, प्रोफेशनल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक, स्थानीय समर, रूरल फोकस, गांव और कृषि पर ध्यान। इसलिए आरआरबी लोकल प्लस प्रोफेशनल बैंकिंग है। ऑनरशिप पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आरआरबी का ऑनरशिप 3 के बीच होता है: भारत 50%, राज्य सरकार 15%, स्पोनर स्पॉन्सर बैंक जैसे कि एसबीआई आदि 35%। आरआरबी के कार्य फंक्शन क्या है? मुख्य काम बचत जमा यानी कि डिपॉजिट लेना, ऋण देना, लोन खासकर कृषि, एमएसएमई, एसएचजी, बैंकिंग सेवा, खाता खोलना, एटीएम, डीबीटी, सरकारी योजनाओं का भुगतान करना। सोशल रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, गरीब वर्ग तक बैंकिंग पहुंचाना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू करना। सुधार 1990 के बाद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ। 2005 से 2006 अमान कमीशन छोटे-छोटे आरआरबी को मिलाया गया और 2005 में 196 आरआरबी और 2021 में 43 आरआरबी। इफिशियंसी बढ़ी है और लॉसेस कम हुए हैं। तो इफिशियंसी क्या बढ़ी है, लॉस जो है कम हुआ है। आरआरबी की समस्या चैलेंजेस: पहला, बढ़ती लागत, कमर्शियल बैंक से ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। दूसरा, सीमित व्यवसाय, कई शाखाओं में काम कम यानी कि घाटा होता है। टेक्नोलॉजी की कमी, इंटरनेट बैंकिंग कम, डिजिटल सर्विस कमजोर, प्रॉफिटेबिलिटी इशू, कई आरआरबी घाटे में। सरकारी सुझाव तो डिजिटल बैंकिंग बढ़ाना, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देना, एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी सुधारना। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट: आरआरबी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बैंक, स्थापना 1975, एक्ट 1976 और ऑनरशिप 50, 15 और 35। अमल अमेलगमेशन 2005-2006 फाइनेंशियल इंक्लूजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आरआरबी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बैंक है। 1975 में स्थापित हुआ था। 1976 के अधिनियम के तहत ऑनरशिप केंद्र, राज्य और स्पॉन्सर बैंक है। किसानों और छोटे लोगों को ऋण देना मुख्य काम है। अमेलगमेशन के बाद आरआरबी की संख्या कम होकर इफिशियंसी बढ़ी।